समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में एक नाम बहुत चौंकाने वाला है, वो नाम है श्रेया वर्मा का। श्रेया वर्मा कौन है, इसको जानने के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है। हम आपको बताते हैं कि श्रेया वर्मा वो हैं जिन्होंने जब आँख खोली तो उनके घर में राजनीति की पाठशाला चल रही थी। वहाँ से तय होता था कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से लड़ेगा, किसको टिकट दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी के घर में इन्होंने जन्म लिया। ये सबसे पहला इनका परिचय है, बाकी हम इनसे बात करते रहेंगे। श्रेया जी, सबसे पहले तो गोंडा से आपको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप शुरू से शुरू करते हैं। आपने जब आँख खोली तो आप राजनीति के माहौल में आपने आँख खोली, लेकिन राजनीति शुरू बहुत बाद में किया आपने। तो जो इन्फ्लुएंस आया आपका बेनी प्रसाद वर्मा जी का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जाहिर सी बात है, हमारा जन्म समाजवादी परिवार में हुआ और बाबूजी और पिताजी का बहुत इन्फ्लुएंस रहा, बहुत उनसे हमने प्रेरणा ली। और अपने जितने समय मैंने यहाँ घर, वैसे तो मैं हॉस्टल में रही, पर जितना समय घर में बिताया पूरा उनका कार्यकाल देखा, जैसे वो काम करते थे। बाबूजी के साथ मैंने बहुत समय बिताया है। इवन मेरे जो कॉलेज टाइम में मैं उन्हीं के साथ पूरे टाइम रहती थी। और मैं मानती थी, एंड ही यूज्ड टू से इट अ लॉट, कि जो सिटीजन है इंडिया के, दे हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट पॉलिटिकल जो चल रहा है कंट्री में। तो आई केप दैट इन माइंड ऑल द टाइम। एंड मैं समाज सेवा से बहुत जुड़ी रही। आई वर्क इन लॉट ऑफ NGOs एंड आई रियलाइज कि क्या क्या ज़रूरतें हैं आजकल हमारे कंट्री में। निचले स्तर तक कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, नहीं होती, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो उसके बाद मैंने टीच फॉर इंडिया में काम करा कॉलेज के बाद, और दिल्ली सरकार में सरकारी स्कूलों में काम करा। वहाँ से एजुकेशन में मेरे थोड़ी रुचि बढ़ी और फिर हम पार्टी से जुड़े, सर से मिले, मैम से मिले, और उन्होंने हमें पार्टी ज्वाइन करने का मौका दिया और हम महिला उपाध्यक्ष के तौर पर आज काम कर रहे थे। एंड महिलाओं की और युवाओं की सशक्त आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाप रे, मतलब आप स्पीड देख सकते हैं कि एक सेंटेंस में इन्होंने पूरी बायोग्राफी अपनी बता दी है। मैंने बताया था कि जहाँ जब आप छोटी थी बिल्कुल, और आप देखती होंगी कि पॉलिटिक्स कितनी भाग दौड़, आपके बाबा कितने बिजी रहते थे, पिताजी आपके वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे स्टेट यूपी में। तो आपको उस वक्त क्या लगता था कि आप पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ है कि ख़राब चीज़ है? खराब तो कभी नहीं लगी। अप्स एंड डाउन्स तो हर कोई भी आप प्रोफेशन उठा लें, सब में होते हैं। एवरी डे इज़ अ टास्क, एवरी डे इज़ अ चैलेंज। कोई भी जॉब ले लें तो इट्स लाइक एनी अदर फाइट जो हम लोग सब लोग अपनी लाइफ में हो ही रहा है। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कोई फाइट हो ही रही है। एंड दिस इज़ अ बिगर फाइट बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर द पब्लिक। हम लोगों के लिए, उनकी आवाज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इट फील्स गुड ऑल्सो। पढ़ाई कहाँ की आपने, कहाँ कहाँ से? हमने देहरादून से पढ़ाई करी, स्कूलिंग, और स्कूलिंग। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो उस वक्त क्या सोच रही थी, क्या करेंगे आप एज अ जॉब, क्या सोचा था आपने? एज अ जॉब ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था। आई ऑलवेज टेक माई प्रेजेंट, आई डोंट थिंक टू मच अबाउट द फ्यूचर। तो प्रेजेंट में जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, हम उसको अपने साथ ले रहे थे। कॉलेज टाइम में भी हमने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप्स करने की कोशिश करी थी, और स्कूल से ही हमारा रुचि थी इन सब फील्ड्स में। चशाया होम वगैरह में काम करा। फिर जैसे मैंने बताया, सरकारी स्कूलों से जुड़े, सरकार जैसे काम करती है उनकी पॉलिसीज़ को पढ़ा, ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग कैंप्स के साथ काम करा सरकारी स्कूलों के। फिर हम यहाँ एक, और उसके बाद हमने बैंगलोर में काम करा। फिर यहाँ आए, यहाँ पे स्कूलों में हमने कॉलेजेस में काम करा। उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों से हमें चलिए, समाज सेवा से ज़्यादा। सियासत में फिर आप कब आपने सोचा कि अब पॉलिटिक्स शुरू की जाती? पॉलिटिक्स तो हम बचपन से ही हम कर रहे थे, और बस जुड़ना था हमें लाइन से। तो हमें पार्टी ने मौका भी दिया, तो हम महिला उपाध्यक्ष के पद पर आ गए। अच्छा, आप अंदर से जुड़ी रहे हो। हम लोगों ने जब देखा, जैसे जब एक बाबूजी की इनिंग लगभग ख़त्म हो रही थी, उसके बाद से आप एक फील्ड में आई हैं, आपने शुरुआत इसकी की, तो ये सोच के आई थी कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स करनी है, आगे चुनाव भी लड़ना है। बाबूजी की इनिंग तो अभी तक नहीं ख़त्म हुई है, वो तो चलती रहेगी ज़िंदगी भर। और सोचा नहीं था कि हम, जैसे मैंने कहा, आई एम नॉट एन अपॉर्चुनिटिस्ट। जो आता है मैं खुशी से लेती हूँ। ये अपॉर्चुनिटी हमें सर ने दी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है, तो हम उसे निभा रहे हैं। कैसा है समाजवादी पार्टी में आने के बाद, क्या लगा आपको कि यार यहाँ कौन कौन सी कमी हो रही, क्यों पार्टी हमारी जो है सत्ता में नहीं आ पा रही? हमें बस एक मुद्दा है हमारा, कि हमें जनता तक जाकर जो आजकल के मुद्दे हैं, जो इस सरकार के चुनावी मुद्दे थे जो आज झूठे साबित हो रहे हैं, उनको जनता को हमें बस जागरूक करना है। ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क एज अ टीम। वी हैव बीन वर्किंग एज अ टीम।
और आई थिंक हमारी पार्टी बहुत स्ट्रांग है और बहुत स्ट्रांगली हम सबके दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, आपको टिकट मिला गोंडा से? मतलब सोचा था आपने, क्या प्लानिंग चल रही थी अंदर अंदर कि आपको गोंडा से टिकट मिलेगा? आपने डिमांड की थी या सरप्राइजिंगली आपको पता चला कि मेरा टिकट हो गया? नहीं, डिमांड नहीं की थी। जैसे मैंने कहा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का डिसीजन था और हम उस डिसीजन का सम्मान करते हैं। तो गोंडा आप जा रही हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त चुनाव होगा आपका। कीर्तिवर्धन सिंह वहाँ के राजा हैं, राजनीति में भी पकड़ है, बहुत दबंग है। क्या सोच के कैसे आप वहाँ चुनाव लड़ेंगे? क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? क्या दिमाग में है? जब ये सरकार आई थी और जो एमपी जी का कार्यकाल रहा है, जो काम होने थे वो नहीं हुए हैं। जो वादे उस समय के घोषणा पत्र में हुए थे, उनकी आज पूर्ति कितनी हुई है और ज़मीनी हकीकत क्या है आपको और हमें आज सब पता है। चाहे वो कोई भी आप टॉपिक उठा लें, जनता कोई भी जिला में चले जाएं आप, नंबर 1 प्रॉब्लम है बेरोज़गारी। हमारा युवा पढ़ लिख कर पैसे खर्च कर कर डिग्री पाता है, डिग्री के बाद वो पेपर देने जाता है। कल परसों आप देखें, यूपीपी का पेपर था, 60 लाख बच्चे गए पेपर देने, पेपर लीक हो गया। अभी जांच चल रही है, अभी पता नहीं है सरकारी क्या जांच आएगी, पर अब जिन बच्चों के 100% मार्क्स आएंगे उनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता है हमें। तो आज बच्चे बहुत बेरोज़गार बैठे हैं, उनकी उम्र निकली जा रही है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सबसे मेन मुद्दा हमारा आज बन के रह गया है। दूसरी बात है महिला उत्पीड़न। महिलाओं के टुवर्ड्स जो दुष्कर्म हो रहे हैं आज, वो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है पूरे देश में। और ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हमारा प्रदेश की इमेज जो है बहुत ख़राब होती जा रही है पूरे देश में। तो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट। हम लोग खुद काफ़ी केसेस पढ़ते हैं, हम लोग खुद जा चुके हैं, FIR नहीं लिखी जाती है लोगों की, तो हमारा दबाव पड़ता है तब लोगों की पुलिस स्टेशन में FIR लिखी जाती है। तो दैट्स गोइंग टू बी माई मेन कंसर्न इन गोंडा। और महिलाओं के लिए अच्छी पढ़ाई हो, शिक्षा हो, उनके लिए शौचालय बने पब्लिक प्लेसेस में, विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड राइट नाउ। ये सब हमारे मुद्दे रहेंगे। अच्छी सड़कें हों, अच्छे स्कूल हों, अस्पतालों में सारी सुविधाएं हों, वेंटिलेटर हो, दवाइयाँ हों, जो आजकल डिफ़िकल्टी होती है लोगों को पाना, स्ट्रेचर नहीं मिलते हैं, एम्बुलेंसेज नहीं मिलते हैं। तो बेसिक अमेनिटीज़ कम से कम सबके घर पहुँचें, सबके दरवाजे पहुँचें, ये मेरा मेन मुद्दा रहेगा। गोंडा जो है वो वहाँ एक लंबे टाइम से, अगर आपको ये बेनी बाबू का ये कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो वहाँ हमेशा प्रभाव रहा है बड़े लोगों का, राजसी परिवार वाले लोग रहे। उसके बावजूद गोंडा बहुत पिछड़ा है। पूरा पूर्वांचल और गोंडा तो बहुत ही, क्या लगता है आपको वहाँ क्या क्या कमियाँ बहुत ज़्यादा हैं अभी जो जिनको फेस करना पड़ेगा? आप जाएंगे तो उनकी डिमांड होगी। जैसे कि मैंने बताया, शिक्षा पे मैं सबसे पहले काम करूंगी। जो वहाँ के स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सारी जो फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइडेड है कि नहीं है, किताबें सब कुछ, स्मार्ट क्लासेस। उसके बाद अस्पतालों का, जैसे मैंने आपसे कहा, सारी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं जो होती हैं, अगर बच्चा या कोई जा रहा है वहाँ पे, सबसे पहले जो होना चाहिए वो सब है कि नहीं है। देन जो विलेजेस अडॉप्ट हुए होते स्मार्ट सिटी के तहत वहाँ पे MP जी के अंडर, उनकी आज क्या हालत है, वहाँ पे कोई सुविधाएं पहुँची हैं कि नहीं है, आज की क्या सिचुएशन है वहाँ पे। तो यही सब मुद्दे हैं जो हम लोग युवाओं को, महिलाओं को साथ लेकर उनकी हर समस्या को आगे बढ़ाने का काम। अच्छा, आप उस पर आते हैं। कहा जा रहा है कि आजकल मुद्दे तो सब खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 400 पार और यूपी में 80 सीटें लाएंगे। इस माहौल में जब राम मंदिर के नाम पे ही वोट मांगे जा रहे हैं, जहाँ मुद्दे बहुत पीछे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सब बातें जो आप कह रहे हैं, विकास और समस्याएं, ये मैटर करेंगी वहाँ पर? राम जी तो हम सबके मन में हैं, हम सबके दिल में, सब उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, आप, मैं, हम सब लोग। और जनता आज बहुत स्मार्ट हो गई है, बहुत जागरूक हो गई है। उनको पता है कि उनको बदलाव चाहिए और किन मुद्दों पर वोट करना है, उनको ये भी पता है। जो चुनावी मुद्दे उनके झूठे मुद्दे आज साबित हो चुके हैं, वो सब जनता भी बहुत समझ चुकी है अब। और इस बार जनता भी बदलाव के लिए वोट करेगी। किसान अपने बदलाव के लिए वोट करेंगे, जो अपनी आय दोगुनी के ख्वाब से वोट करा थे सरकार को, वो नहीं हो पाई है, उसके लिए वोट करेंगे। महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने न्याय, हक और अधिकार के लिए वोट करेंगी। इस बार बदलाव होने वाला है। अच्छा, आप लोगों का तो एक्सपीरियंस पुराना रहा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का। इसमें कहीं गठजोड़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या अभी लग रहा है, किस पोजीशन पे हैं आप? ये सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का डिसीजन है। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर मिल के लड़ेंगे तो फायदा होगा कि अलग अलग लड़ेंगे तो फायदा होगा? ये सब हमारे अध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे, आगे की क्या रणनीति होगी हम उसको फॉलो नहीं, करेंगे। आपकी जो गिनती हो रही है ना, वो बड़ा स्मार्ट पॉलिटिशियन में हो रही है। आप यंग हैं और बहुत जल्दी आपने जो है वो सब कुछ क्रैक किया है। राजनीति की जो बिसात होती है वहाँ तक आप पहुँची हैं। आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स स्मार्टली अगर सब लोग साथ आएंगे तो देन वी हैव टू डिफीट दिस। जो सत्ताधारी सरकार बैठी है, इनको हटाना है। और
देखते हैं आगे क्या कॉल और लेते ये हैं। जो तिलिस्म है मोदी जी का कि कहते हैं कि उनके आगे कोई नहीं है और अब कोई नहीं टिकेगा, सिर्फ मोदी का जादू चलेगा, इस जादू से कहाँ तक आपको लगता है कि प्रभाव पड़ेगा? जादू जनता समझ चुकी है कितना चला था और कितना उतर गया है जादू। आज जनता के बीच में हम लोग जाके देख ही रहे हैं, तो उतर चुका है मेरे ख्याल से ये नशा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं Thank you हमारी so much. आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं आप बहुत कुछ अच्छा करने वाली हैं। थैंक यू।